हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कि किस प्रकार किया जाता है और यदि श्रेणी क्रम संयोजन करना हो तो तुल्य धारिता का क्या सूत्र निकल के आता है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। हम केवल 3 संधारित्र उपयोग में लाएंगे, चाहे तो हम 4, 5, 6 जितने भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अभी हम अपने सुविधा की दृष्टि से 3 ही संधारित्र को उपयोग में लाएंगे। ये हो गया आपका दूसरा संधारित्र और ये हो गया आपका तीसरा संधारित्र। बिल्कुल, ये हो गया आपका पहला संधारित्र, ये हो गया आपका दूसरा संधारित्र और ये हो गया आपका तीसरा संधारित्र। अब यदि इसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। ओके, अब यदि ये कुछ इस प्रकार से जुड़े हो, पहला बिंदु ए, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु बी, यदि ये कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हो, किस प्रकार से जुड़े हो, इस प्रकार से क्या हो, आपस में जुड़े हुए हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, यदि आपके जो संधारित्र इस प्रकार से जुड़े हो कि वे तीनों संधारित्र, जितने भी आप संधारित्र को उपयोग में लाए, वे किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य स्थित हो, केवल 2 बिंदुओं के मध्य स्थित हो, तो ऐसे संधारित्र का जब हम संयोजन करते तो इस संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन का लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने जब संधारित्र का संयोजन किया था तो पहले संधारित्र 2 अलग बिंदुओं के मध्य था, दूसरा संधारित्र 2 अलग बिंदुओं के मध्य था और तीसरा संधारित्र 2 अलग बिंदुओं के मध्य था। जबकि यहाँ जितने भी संधारित्र है वह केवल 2 ही बिंदुओं के मध्य स्थित है, वो भी एक समान 2 ही बिंदुओं के मध्य स्थित है, जबकि वहां अलग अलग बिंदुओं के मध्य स्थित है आपके संधारित्र। अब ये क्या है, आपकी बैटरी है। इस बैटरी द्वारा क्या, कौन सा विभव उत्पन्न किया गया है, विभव व्युत्पन्न किया गया है। अब इस बैटरी के द्वारा इस परिपथ में प्लस क्यू आवेश प्रवाहित किया गया है। कौन सा आवेश प्रवाहित किया गया है, क्यू आवेश क्या किया गया है, प्रवाहित किया गया है। और मैंने आपको कल ही समझाया था कि यदि रास्ते बदलते हैं तो आपके आवेश का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। अर्थात जैसे ही आवेश यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इसका मान क्यू रहेगा, समान ही रहेगा, किंतु जैसे ये इसके आगे प्रवेश करेगा तो यहाँ जो आवेश का मान है वो बदल जाएगा। यहाँ मान लेते Q1 होगा, यहाँ आवेश का मान Q2 हो जाएगा, मान लेते हो यहाँ आवेश का मान क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपके बैटरी द्वारा प्रवाहित तो आवेश क्यों किया गया था, लेकिन रास्ते बदल रहे, देखिए। और जब रास्ते बदलते हैं तो आपके आवेश का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जो आपके इस संधारित्र में से जो प्रवाहित आवेश होगा वो Q1 होगा, इस संधारित्र में से आवेश Q2 होगा और इस संधारित्र में से जो प्रवाहित आवेश होगा वो कितना होगा, आपका Q3 होगा। इसी प्रकार से यहां से भी आपका Q1, Q2, आपका Q3। ओके, और ये पुनः एक आवेश के रूप में बदल जाएगा आपका Q आवेश। अब बात कर लेते हैं इस बैटरी द्वारा विभव VB आरोपित किया गया है। कल ही मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यदि बिंदु सेम रहते हैं, यदि बिंदु
परिवर्तित नहीं होते तो विभव का मान एक समान रहता है। जैसे कि पिछले वीडियो में जब हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे थे तो बिंदु, दो अलग अलग बिंदुओं के मध्य क्या थे, आपके संधारित्र स्थित थे। तो यहाँ तक विभव का मान V1, यहाँ तक विभव का मान V2। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग बिंदुओं के मध्य स्थित थे इस प्रकार। और यहाँ कितना था, V3। अलग अलग बिंदु की थी, ये A था, ये B था, ये C था और ये क्या था, D था। देखिए अलग अलग बिंदुओं के मध्य अलग अलग संधारित्र उपस्थित है तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव भी कैसा आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। अब यहाँ जितने भी संधारित्र है वे दो ही बिंदुओं के मध्य स्थित है, वो भी एक समान है। वो भी कितने हैं, एक समान है। तो जो विभव भी आरोपित किया गया है बैटरी द्वारा वो संधारित्र पर भी उतना ही विभव होगा जितना कि दूसरे संधारित्र पर, और दूसरे संधारित्र पर जितना विभव होगा उतना ही विभव क्या होगा, तीसरे संधारित्र पर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही संधारित्र एक ही प्रकार के दो बिंदुओं के मध्य स्थित है। यदि बिंदु बदलते तब आपका विभव अलग अलग आरोपित होता, किंतु अभी बिंदु एक समान है इसलिए विभव उतना ही आरोपित होगा जितना कि पहले पे हुआ है, और तीसरे पर भी उतना ही आरोपित होगा जितना कि दूसरे पर हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। अब क्या करेंगे हम, ये जो है आपका पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र के लिए हम क्या लगाएंगे, बारी बारी से आपके धारिता का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए जो पहला संधारित्र है इस पर जो धारिता का मान है हम मान लेते हैं कितना है, C1 है। इस संधारित्र पर जो धारिता का मान है वो कितना है, मान लेते हैं C2 है। और इस संधारित्र पर जो धारिता का मान है वो कितना है, आपका C3 है। तो हम इस संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे, इस संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इस तीसरे संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला निकालेंगे और फिर तीनों से हम तुल्य धारिता का मान भी निकाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका धारिता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, धारिता बराबर होता है, धारिता C बराबर होता है आपका Q/V। ये होता है धारिता C बराबर Q/V। अब यदि मैं पहले संधारित्र के लिए लगाऊं, किसके लगाओ, पहले संधारित्र के लिए लगाओ आपके धारिता का फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा, पहले संधारित्र की धारिता कितनी, C1 बराबर आवेश कितना है, पहले संधारित्र में से प्रवाहित होने वाला वो है आपका Q1 डिवाइड बाय विभव का मान कितना है, इस संधारित्र पर आरोपित विभव का मान कितना है, V है। कितना है, V है। उसी प्रकार से देखिए दूसरे संधारित्र के लिए, देखिए दूसरे संधारित्र के लिए देखिए तो धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे तो धारिता कितनी है दूसरे संधारित्र की, आपकी C2 बराबर आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है इस दूसरे संधारित्र में से, Q2 डिवाइड बाय इस संधारित्र पर विभव कितना आरोपित है, V। तो दूसरे संधारित्र पर जो धारिता का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, C2 = Q2/V। अब यदि हम बात करें तीसरे संधारित्र की, तो तीसरे संधारित्र की धारिता कितनी है आपकी, C3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, C3। देखिए तीसरे संधारित्र की धारिता C3। इस संधारित्र में से आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, Q3। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका Q3 डिवाइड बाय इस तीसरे संधारित्र पर आरोपित विभव का मान कितना है, V है। तो तीसरे संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला लगाए तो धारिता क्या निकली, C3 = Q3/V। दूसरे संधारित्र के लिए C2 = Q2/V और पहले संधारित्र के लिए C1 = Q1/V। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि इस बैटरी द्वारा कितना आवेश प्रवाहित किया गया था, Q आवेश प्रवाहित किया गया था। अब यही Q आवेश Q1 में परिवर्तित हुआ, Q2 में परिवर्तित हुआ, Q3 में परिवर्तित हुआ। इसके रास्ते अलग अलग थे तो ये अलग अलग भागों में विभक्त हो गया आपका Q आवेश जो कि बैटरी द्वारा प्रवाहित किया गया था। अब जैसे ही रास्ता एक समान हो गया तो यह पुनः जितना बैटरी ने प्रवाहित की थी उसमें क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका जो Q है, जो आपका ये प्रवाहित आवेश है वो किस किस में विभाजित हुआ, Q1 में, Q2 में, Q3 में, है कि नहीं, क्योंकि रास्ते बदले तो यही आपका Q आवेश Q1, Q2, Q3 में विभक्त हो गया। तो जो इस Q का मान है वो किसके बराबर होगा, सबके क्या होगा, योग के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों, क्योंकि यही जो आपका Q है वो Q1 में परिवर्तित हुआ है, Q2 में परिवर्तित हुआ है, Q3 में परिवर्तित हुआ है, क्योंकि रास्ते बदले हैं। अब जो आपका विभव का मान है वो तो प्रत्येक स्थिति में एक समान ही है,
यहाँ से बैटरी द्वारा विभव आरोपित किया गया था, किंतु विभव का मान सेम ही था। ओके, लेकिन यहाँ आवेश का मान क्या है, अलग अलग, और इस आवेश का मान किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अब यदि हम यहाँ से आपका Q का फॉर्मूला निकाल ले तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ से यदि हम Q1 का फॉर्मूला निकाले तो इसे यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ से यदि हम Q2 का मान निकाले तो इसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और यहाँ से यदि हम Q3 का मान निकाले तो इसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम आपके Q का मान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये निकल जाएगा। V को इधर भेज देंगे तो Q बराबर C इंटू V। यहाँ से यदि हम आपके Q1 का मान निकालना चाहते हैं तो कितना निकलेगा, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, ये निकलेगा। V को इधर भेज देंगे तो Q1 बराबर C1 इंटू V। यहाँ से यदि हम Q2 का मान निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। और यदि हम यहाँ से निकालना चाहते हैं किसका मान, Q3 का मान निकालना है तो क्या निकलेगा, Q3 इज इक्वल टू C3, क्या निकल जाएगा आपका, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। तो यहाँ से आपके Q का मान कितना निकल गया, CV, Q1 का मान कितना निकल गया, C1V, Q2 का मान कितना निकल गया, C2V, और Q3 का मान कितना निकल गया, C3V। अब हम क्या करेंगे, इस Q के मान को, Q1, Q2, Q3 के मान को इस समीकरण में क्या कर देंगे, रखने पर, इस समीकरण में Q, Q1, Q2, Q3 के मान रखने पर, तो Q का मान कितना है, यहाँ रखना है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का मान कितना दिया आपका, CV दिया है, Q1 का मान कितना दिया है, C1 भी दिया है, Q2 का मान कितना दिया है, C2 भी दिया है, और इस Q3 का मान कितना दिया है आपका, C3 भी दिया है। अब देखिए यहाँ सब में कॉमन क्या निकल सकता है, उभयनिष्ठ क्या निकल सकता है आपका, V। तो CV जैसा का वैसा यहाँ से हम V को क्या ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा। देखिए इस V से ये भी कैंसिल, तो आपका C किसके बराबर आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो ये आपका C का मान निकला, ये क्या होगा आपका, तुल्य धारिता होगी। यही क्या होगा आपका, C तुल्य का मान होगा। कि यदि संधारित्र आपके समांतर क्रम संयोजन में इस प्रकार से जुड़े हुए हो और यदि आपको तुल्य धारिता का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले संधारित्र की धारिता, धन दूसरे संधारित्र की धारिता, धन तीसरे संधारित्र की धारिता करोगे, आपको तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या रहा था आपका, श्रेणी क्रम संयोजन में आया था आपका ये 1/C तुल्य बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, ये फॉर्मूला आता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में हमें कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ हमने केवल तीन ही संधारित्र को उपयोग में लाए थे, C1 पहले तीन ही संधारित्र को उपयोग में लाए थे, तो उनकी यदि हम तुल्य धारिता निकालना है तो हम केवल तीन ही संधारित्र की धारिता का योग करेंगे। किंतु यदि यहाँ हम चार संधारित्र का उपयोग करते, C4 आ जाता, पांच संधारित्र का उपयोग भी करते तो C5 आ जाता, छठे संधारित्र का उपयोग भी करते तो C6 आ जाता। इसी प्रकार से यदि हम n संधारित्र का उपयोग करते तो अंत में Cn भी आ जाता। तो वास्तव में C तुल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस Cn। अर्थात जब भी समांतर क्रम संयोजन की बात आती है, तुल्य धारिता निकालने कहा जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी संधारित्र की जो भी धारिता होगी उन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे कि यदि मैं बात करूं, इसकी धारिता यदि 4 रहती, इसकी धारिता यदि 5 रहती और इसकी धारिता यदि +1 रहती, तब यदि मैं तुल्य धारिता निकालने बोलता तो आप किस प्रकार से निकालते, सुतुल्य बराबर C1 का मान कितना दिया आपको 4 प्लस C2 का मान कितना दिया है 5 प्लस आपके C3 का मान कितना दिया है 1 प्लस 1 ये 1 वही होता है, तो कितना हो जाता है 5 प्लस 4 प्लस 1 10। तो आपकी तुल्य धारिता का मान कितना आ जाता है आपका 10 फैरेड आ जाता। कितना आ जाता आपका 10 फैरेड आ जाता। तो इस प्रकार आप समांतर क्रम संयोजन की सहायता से आप तुल्य धारिता का मान भी निकाल सकते हैं और श्रेणी क्रम संयोजन की सहायता से भी तुल्य धारिता का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।